Hello everyone. In this class we will be learning about different welding safety aspects which needs to be considered while welding. वेल्डिंग करते दौरान बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं, इलेक्ट्रिकल हैजर्ड्स होते हैं, फायर एक्सप्लोजिव हैजर्ड्स होते हैं, कंप्रेस्ड गैस के सिलेंडर हम लोग यूज़ कर रहे हैं जिनके थ्रू प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो हेल्थ पे जितने भी इश्यूज हो सकते हैं, प्रॉब्लम्स हो सकती हैं वेल्डिंग में, उनको आज हम लोग कवर करेंगे इस वेल्डिंग सेफ्टी टॉपिक में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। हेल्थ हैजर्ड में जो पहला केस है गैसेस एंड फ्यूम्स का, तो जब वेल्डिंग की जा रही है उस दौरान वेल्डिंग से गैसेस और फ्यूम्स रिलीज हो रही हैं। ये गैसेस और फ्यूम्स जो हैं ये एक्चुअल में फाइन पार्टिकल्स हैं जो जिस मटेरियल की वेल्डिंग की जा रही है उस मटेरियल का जब हाई टेम्परेचर पे फ्यूजन हो रहा है, मेल्ट हो जा रही है वो सबस्ट्रेट मटेरियल जिसकी वेल्डिंग करनी है हमें, तो उसके जो फाइन पार्टिकल्स हैं वो भी इवेपोरेट होके निकल रहे हैं। तो एक्चुअल में जो डिफरेंट मटेरियल्स हैं जैसे कि माइल्ड स्टील है, माइल्ड स्टील में भी आयरन के साथ कार्बन है और भी कई एडिटिव मटेरियल्स ऐड किए जाते हैं जैसे कि क्रोमियम, निकल एंड अदर एलॉयज ऐड किए जाते हैं उसकी प्रॉपर्टीज को इन्हेंस करने के लिए। स्टील्स के केस में भी कई मटेरियल आयरन के बिसाइड्स भी ऐड किए जाते हैं उनकी प्रॉपर्टीज को इन्हेंस करने के लिए। अब जब हम इन सबस्ट्रेट मटेरियल्स की वेल्डिंग कर रहे हैं तो उन केसेस में ये मटेरियल्स भी इवेपोरेट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ फाइन पार्टिकल्स। तो जो फाइन पार्टिकल्स इवॉल्व हो रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा हानिकारक होते हैं हमारे हेल्थ के लिए, हेल्थ इशू उनसे हो सकती है। तो इनसे क्या क्या हेल्थ इश्यूज हो सकती हैं उसी के रिगार्डिंग इसमें बात की गई है। तो ये जो हेल्थ हैजर्ड फ्यूम्स जो रिलीज हो रहे हैं ये कहाँ से आ सकते हैं मटेरियल में? हमारे बेस मटेरियल एंड फिलर मटेरियल्स। जो वेल्डिंग के केस में सबस्ट्रेट मटेरियल है वो हमारा बेस मटेरियल, और फिलर मटेरियल जो फिलर रॉड्स यूज कर रहे हैं वेल्डिंग के केस में उनसे आ सकता है हमारा ये गैसेस और फ्यूम्स इवॉल्व हो सकते हैं जो डिफरेंट एलिमेंट्स के हो सकते हैं जो कि हमारे लिए हानिकारक हैं। साथ साथ में ऐसे मटेरियल्स की वेल्डिंग की जा रही है जो पहले से जिनके ऊपर कोटिंग की गई हो किसी सबस्ट्रेट मटेरियल, किसी मटेरियल की, या पेंट उसके ऊपर पेंटिंग की गई हो। ये पेंट्स में भी लेड एंड अदर इम्प्योरिटीज मिली हुई रहती हैं जो कि जब हम हाई टेम्परेचर पे हीटिंग कर रहे हैं तो वो आफ्टर कंबशन या मेल्टिंग के बाद गैसेस रिलीज करता है। वो गैसेस हमारे लिए हार्मफुल है। वेल्डिंग के टाइम में कई शील्डिंग गैस और केमिकल रिएजेंट्स यूज किए जाते हैं, उनके थ्रू भी ये रिलीज की जा सकती हैं ये गैसेस और फ्यूम्स। फिर उसके साथ साथ प्रोसेस एंड कंबस्टिबल्स, जो हमारे वेल्डिंग के टाइम में कंबस्टिबल्स हैं जो गैस बर्न हो रही है उनसे भी फ्यूम्स निकल सकते हैं। और जहाँ पे जिस इन्वायरमेंट में वेल्डिंग की जा रही है वहाँ पे भी कंटेमिनेंट्स प्रेजेंट हो सकते हैं। अगल बगल में कोई उस तरीके की इंडस्ट्री हो जहाँ से वो कंटेमिनेंट्स रिलीज हो रहे हों, या कुछ उस तरीके के पिट्स हों जहाँ से गैसेस रिलीज हो रही हों जो कि हमारे लिए हेल्थ हैजर्ड का काम कर सकती हैं ड्यूरिंग वेल्डिंग प्रोसेस। तो ये सब कुछ फिगर्स उन्हीं बातों को डिपिक्ट कर रहे हैं कि फैक्ट्री डिफरेंट हार्मफुल गैसेस रिलीज कर रही हैं, या सबस्ट्रेट मटेरियल पे कोटिंग या पेंटिंग है, ये पेंट्स हैं, पेंट्स में भी लेड होते हैं ज़्यादातर। तो ये सब चीज़ें हमारे हेल्थ को डिटेरियोरेट कर सकती हैं अगर हम वेल्डिंग में इन्हें कंसीडर ना करें, पहले से इनको कंसिडरेशन लेके ना करें। तो इनसे बचने के लिए क्या किया जा सकता है कि अगर कहीं पे पेंटिंग पहले से है तो वेल्डिंग करने से पहले पेंटेड सरफेस को क्लीन किया जाए, ठीक है। उसके बाद बेस एंड फिलर मटेरियल्स जो है, फिलर मटेरियल जो हमारा कंसिडरेशन है जब उन्हें खरीदने जा रहे हैं तो कोशिश करें ऐसे फिलर मटेरियल्स का यूज़ करें जिनके अंदर ऐसे मटेरियल्स ना प्रेजेंट हो जो कि हमारे हेल्थ के लिए हैजर्ड हो, ठीक है। और जब कंबशन हो उनका तो वो ऐसी गैसेस को रिलीज ना करें जिनसे कि हमारे हेल्थ में प्रॉब्लम हो, हेल्थ इशू हो। बेस मटेरियल से तो अगर हमारे स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए एक सेलेक्टेड बेस मटेरियल है तो उसको तो नहीं चेंज कर सकते, तो हम ये कोशिश करेंगे कि जो बेस मटेरियल जब ऐसा है जिससे हेल्थ हैजर्ड पोज हो सकती है तो हम डिफरेंट शील्ड्स या गैस मास्क लगाएंगे कि जिससे कि हमारा जो गैसेस रिलीज हो बेस मटेरियल से वो हमें इम्पैक्ट ना कर सके। तो कुछ इन्हीं सब चीज़ों को यहाँ डिपिक्ट किया गया है। इसके बाद ये जो गैसेस रिलीज होती हैं ये क्या करती हैं,
हार्ट, लंग्स, किडनी और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डायरेक्टली इम्पैक्ट करती हैं अगर इनके फ्यूम्स से एक्सपोजर रहे हमारा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कुछ टाइम के लिए। एक्सपोजर टाइम एक बहुत बड़ी इम्पैक्ट डालता है हमारे इफेक्ट पे, जो कि इनसे होता है हमें फ्यूम्स से या जो इवॉल्व हो रही गैसेस उनसे। तो ज़्यादा एक्सपोजर टाइम रहेगा तो ज़्यादा प्रॉब्लम होने के चांसेस हैं। अगर शॉर्ट एक्सपोजर टाइम है तो कुछ प्रॉब्लम होगी लेकिन कम लेवल की प्रॉब्लम होगी। तो कुछ उन्हीं चीज़ों को यहाँ डिपिक्ट किया गया है। तो एक्सपोजर टू वेल्डिंग स्मोक में हैव शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स। तो यहाँ पे पहली जो स्लाइड है इसमें शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स को दिखाया गया है। शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स में देखिए यहाँ पे आपको कफिंग, स्नीजिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, आई में इरिटेशन हो सकता है, उसके बाद स्टमक प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, फीवर आपको चढ़ सकता है, यहाँ पे वॉमिटिंग की भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सब इनिशियल इश्यूज हैं, शॉर्ट टर्म इश्यूज हैं, शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स हैं जो कि आफ्टर वेल्डिंग स्मोक एक्सपोजर से आपको ये सब दिक्कतें हो सकती हैं। तो यूजुअली ये सब जो कंडीशंस हैं वो किन केमिकल्स या किन एलिमेंट की वजह से होती है। एक्सपोजर टू जिंक, मैग्नीशियम, कॉपर एंड कॉपर ऑक्साइड कैन कॉज मेटल फ्यूम फीवर। तो मेटल फ्यूम फीवर हो सकता है इन मटेरियल या इन मेटल्स के ऑक्साइड्स की वजह से। ठीक है, तो कोशिश करें जब इस तरीके के मटेरियल का वेल्डिंग कर रहे हैं तो प्रॉपर एपरेटस या प्रॉपर इक्विपमेंट्स को यूज करके तब किया जाए। तो इनके भी कुछ 4 से 12 घंटे लगते हैं। आपने इनहेल कर लिया, घर चले गए, 4 से 12 घंटा जब पास हुआ तो आपको लगा हेडेक हो रहा है, हेडेक के साथ साथ ये सब प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो आपके ये सिम्टम्स हैं कि कुछ इस तरीके के आप एक्सपोज हुए हैं डिफरेंट इन केमिकल ऑक्साइड्स के, केमिकल ऑक्साइड से एक्सपोज हो चुके हैं। तो कोशिश करिए कि प्रिस्क्रिप्शन लें, आप डॉक्टर के पास जल्दी से जाएं, जल्दी से जल्दी, ताकि ये दिक्कतें सीवियर ना हो सकें। और जो वहाँ के वर्कर्स हैं, वेल्डिंग वर्कर्स हैं, वो लॉन्ग टर्म एक्सपोजर उनको रहता है, डेली का उनका काम है, डेली वो वर्क कर रहे हैं, उस पर रेगुलर वर्क कर रहे हैं। तो शॉर्ट टर्म एक्सपोजर्स तो जो नए लोग हैं जो एक आध बार करके देख रहे हैं वेल्डिंग, उनके लिए है। लॉन्ग टर्म एक्सपोजर्स जो परमानेंट वर्कर्स हैं जो वेल्डिंग का काम कर रहे हैं, उनको ये सब दिक्कतें आती हैं। क्या दिक्कत है? डायरेक्टली वो स्मोक को इनहेल करते जा रहे हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो और सीवियर होती चली जा रही हैं। दे में टर्न इनटू लंग कैंसर, और लैरिंग्स में कैंसर हो सकता है, यूरिनरी ट्रैक्ट में कैंसर डेवलप हो सकता है। तो ये सब प्रॉब्लम हो सकती हैं। देखिए ये सब कुछ कैंसर कॉजिंग एजेंट्स हैं, कैडमियम, निकल, बेरिलियम, क्रोमियम एंड आर्सेनिक। तो इनके ऊपर रिसेंट में रिसर्च की गई डिफरेंट रिसर्च जर्नल में। क्रोमियम के जो 6th स्टेट रहता है उसको ये पाया गया कि ये कैंसर कॉजिंग एजेंट है, कैंसर के बढ़ावा देता है कैंसर होने में। तो इन सब को प्रोहिबिट किया गया है यूज में। इसके साथ साथ कुछ और भी हेल्थ रिस्क हो सकते हैं, जैसे कि हीट एक्सपोजर। तो इतनी ज़्यादा हीट डेवलप हो रही है, 2 मेटल को हमें मेल्ट करना है तो बहुत ज़्यादा हीट डेवलप हो रही है। जैसे अगर हमें माइल्ड स्टील को मेल्ट करना है तो माइल्ड स्टील का मेल्टिंग टेम्परेचर है 1200 डिग्री सेल्सियस के अराउंड, जबकि आयरन का मेल्टिंग टेम्परेचर है 1539 डिग्री सेल्सियस। तो इतने टेम्परेचर पे जब वो मेल्ट करेगा तो ये काफ़ी हाई टेम्परेचर है। तो अगर इस हीट के कांटेक्ट में नियर बाई भी हम आते हैं तो हीट स्ट्रेसेस डेवलप हो जाते हैं, हीट स्ट्रोक डेवलप हो जाते हैं। देखिए ये हाथ में वर्कर के रेडनेस आ गई है, ये हीट स्ट्रोक का, हीट एक्सपोज हो गया ये आदमी यहाँ पे, इसके एल्बो। इसी तरीके से ये जो अगर आर्क वेल्डिंग की बात कर रहे हैं और डिफरेंट वेल्डिंग की बात कर रहे हैं तो इसमें अल्ट्रा वायलेट एंड इंफ्रारेड रेडिएशंस भी रिलीज हो रही हैं, जो कि ये इंटेंस लाइट है, ये हमारी रेटिना को डैमेज कर सकती हैं, आई को डैमेज कर सकती हैं। तो कुछ इस तरीके की आई के प्यूपल्स हो सकते हैं, हेजीनेस आ सकती है, कैटरैक्ट डेवलप हो सकता है, या कॉर्निया हमारा परमानेंटली डैमेज हो सकता है। तो ये सब दिक्कतें होती हैं। कुछ केसेस में ये भी देखा गया है कि हैवी नॉइसेस जनरेट होती हैं। ये नॉइसेस लॉन्ग प्रोलॉन्ग पीरियड में ईयर्स को भी प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, ईयर्स के लिए भी। तो ज़रूरी क्या है कि ये ध्यान में रखा जाए कि शर्ट्स और पैंट्स जो हैं इनमें ये बर्न्स को रेजिस्ट करने के लिए शर्ट और पैंट के कॉलर्स और स्लीव्स को बंद किया रखा जाए। पॉकेट्स नहीं होने चाहिए, साथ साथ में अपने जो भी पॉकेट्स हैं भी अगर तो उनको शट डाउन कर लें, बंद करके रखा जाए। पैंट्स में जो कफ्स हैं और शू टॉप्स हैं उनको सही से रखा जाए। इन सब बातों का ध्यान रखा जाए ड्यूरिंग वेल्डिंग प्रोसेस।
इसके बाद ये तो फ्यूम से रिलेटेड दिक्कतें थी। इसके बाद इलेक्ट्रिकल हैजर्ड्स हैं हमारे। इलेक्ट्रिकल हैजर्ड्स क्या है, जो हमारी वेल्डिंग जहां पे हो रही है वहां पे अगर आर्क वेल्डिंग हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जा रही है, वो इलेक्ट्रिक सप्लाई जो है वो उससे भी इलेक्ट्रिक शॉक लगने की चांसेस हैं हमारे ऑपरेटर को। तो ये ध्यान रखा जाए कि जो ऑपरेटर है हमेशा ड्राई ग्लव्स का यूज करे। ये जो ग्लव्स यूज कर रहा है वो प्रॉपर शील्डेड रहे। वो ऑलवेज वियर रबर सोल्ड शूज, शूज जो है रबर सोल के रहेंगे तो अर्थ कनेक्शन नहीं होगा, तो इस वजह से इलेक्ट्रिसिटी शॉक लगने के चांसेस कम हो जाएंगे। इंसुलेटिंग लेयर्स पहने वो आदमी जो वेल्डिंग कर रहा है। तो अगर इन सब बातों का ध्यान रखा जाएगा तो इलेक्ट्रिकल हैजर्ड मिनिमाइज हो सकेंगे हमें। फिर उसके बाद फायर एंड एक्सप्लोजन हैजर्ड, तो कहीं कहीं ये भी चांसेस हो जाते हैं क्योंकि हम यहाँ पे डिफरेंट फ्लेमेबल गैसेस का यूज कर रहे हैं। अगर हम गैस वेल्डिंग की बात कर रहे हैं तो एसिटिलीन और ऑक्सीजन के सिलेंडर यूज कर रहे हैं। एसिटिलीन एक हाईली कंबस्टेबल गैस है कि एसिटिलीन के रखने के लिए भी एक स्पेशलाइज्ड टाइप के सिलेंडर का कंस्ट्रक्शन किया जाता है। डायरेक्टली एसिटिलीन को स्टोर नहीं किया जा सकता क्योंकि वो हाईली कंबस्टेबल गैस है, एक्सप्लोजन होने के चांसेस रहते हैं। तो इसलिए एक तो ये बात हो गई कि हाईली एक्सप्लोजिव गैसेस यूज हो रही है। दूसरी, ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन एक्सप्लोजिव गैस नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन का जो सिलेंडर है वो हाई प्रेशर पे काफी भरा जाता है और जहां पे भी ऑक्सीजन है ये सपोर्ट करता है कंबशन को। तो हो सकता है जहां पे ऑक्सीजन सिलेंडर रखा है अगल बगल आपने एक्सप्लोजिव सिलेंडर्स भी रखे हैं। एक्सप्लोजिव सिलेंडर के फटने पे ये जो ऑक्सीजन रखी है ये और उग्र रूप धारण करवा देगी हमारे एक्सप्लोजन को, तो इसके भी चांसेस हो सकते हैं। दूसरा, अगर आर्क वेल्डिंग हम यूज कर रहे हैं तो आर्क वेल्डिंग में जो हमारे जनरेटर सेट्स और ये रखे हुए इलेक्ट्रिकल सर्किट, तो इलेक्ट्रिकल सर्किट में भी प्रॉब्लम आने के चांसेस हैं। स्पार्किंग होने की वजह से दिक्कत हो सकती है, तो एक्सप्लोजन हो सकता है। तो ये सब दिक्कतें हैं फायर एंड एक्सप्लोजन हैजर्ड की। तो इसलिए ये जरूरी है कि वेल्डिंग ऑपरेशन जहां पे भी परफॉर्म किया जाए वहां पे कंबस्टिबल मटेरियल्स जो कि आसपास ट्रैश, वुड, पेपर, टेक्सटाइल, प्लास्टिक, केमिकल्स, फ्लेमेबल, डस्ट, लिक्विड और गैसेस प्रेजेंट ना हो। इन बातों का ध्यान रखा जाए कि विसिनिटी में ऐसी चीजें ना हो। तो कुछ डूज एंड डोंट्स हैं जिनको अगर हम फॉलो करेंगे तो हमारे फायर एंड एक्सप्लोजन हैजर्ड मिनिमाइज हो जाएंगे। तो डूज क्या हैं, ये हमें करना चाहिए कि अ फायर इंस्पेक्शन शुड बी परफॉर्म। तो जब भी हम कर रहे हैं, वेल्डिंग करना शुरू कर रहे हैं, तो पहले हम ये इंस्पेक्ट करें कि वहां पे अगल बगल ऐसे कंबस्टिबल मैटर्स तो प्रेजेंट नहीं है। या उसके बाद वेल्डिंग करने के आफ्टर एटलीस्ट 30 मिनट बाद भी देखना चाहिए हमें कि जो हमने वेल्डिंग अगर जिस इलेक्ट्रोड से की है वो प्रॉपरली ठंडा हो गया है कि नहीं। नहीं, हम वेल्डिंग करके तुरंत टॉर्च को रख के चले गए, वो काफी हाई टेम्परेचर पे थी, अगल बगल ऐसे पेपर पड़े हुए हैं जिन्होंने फायर कैच कर लिया इतने हाई टेम्परेचर पे, तो ये भी दिक्कत हो सकती है। ये ध्यान रखा जाए कि फायर एक्सटिंग्विशर्स जो हैं वो प्रॉपर कंडीशन में है, उनकी रिफिलिंग हुई है टाइम पे, तो और जितनी कैपेसिटी के हिसाब से फायर एक्सटिंग्विशर अवेलेबल हो तभी वेल्डिंग स्टार्ट करनी चाहिए। और दूसरी चीज, नेवर वेल्ड और कट कंटेनर्स, ऐसे कंटेनर्स जो कि फ्लेमेबल और कंबस्टेबल मैटर्स जिनके अंदर रखा हुआ है, ऐसे कंटेनर्स को कभी वेल्ड ना किया जाए। जैसे सिलेंडर है आपका रखा हुआ, गैस सिलेंडर खाली भी है तब भी आप उसको चाहें कि वेल्डिंग हम इसको कर लें या कटिंग कर लें, तो ऐसा कोशिश कभी मत करिए। परफ्यूम के गैस हैं, सिलेंडर हैं, कैंस हैं, इनको भी कभी वेल्डिंग करने की कोशिश मत करिए क्योंकि इनमें एक्सप्लोजन होने की चांसेस बहुत ज्यादा हैं। इसके बाद जो तीसरी चीज है वो है कंप्रेस्ड गैस हैजर्ड। क्योंकि गैस सिलेंडर यहाँ पे यूज हो रहा है, ऐसी भी गैसेस हैं जो फ्लेमेबल हैं और साथ साथ में कंबशन को सपोर्ट करने वाली गैसेस भी हाई प्रेशर पे रखी गई हैं सिलेंडर में, तो ये चांसेस बहुत ज्यादा हैं कम की दिक्कतें आ जाएं। तो इन बातों का ध्यान रखें कि ऐसे सिलेंडर जहां पे यूज कर रहे हैं, जो होजेस हैं, टॉर्च हैं, जो ये गैसेस को कैरी कर रही हैं वो प्रॉपरली वर्क कर रही हैं, उनकी चेकअप करने के बाद ही इनका ध्यान रखें। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ना रीच कर जाए ऐसी जगह पे जहाँ पे ये सिलेंडर रखे हुए हैं, तो इन सब बातों का ध्यान रखा जाता है। प्रॉपर ग्लव्स पहने हुए हैं आप, ठीक है, तो इन सब बातों का ध्यान अगर रखा जाएगा तो हम इन हैजर्ड्स को मिनिमाइज कर सकते हैं। तो कुछ इतना था आज के क्लास में। होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आई कि क्या क्या ध्यान में रखना है हैजर्ड से बचने के लिए, कितने तरीके के हैजर्ड हो सकते हैं। थैंक यू।